इसमें है। चलिए मुझे टाइटल नंबर बताइए सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। फाइव 5.5 है ना, ठीक है। हम लोग देखने जा रहे हैं अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सर वो जो दिख रहा दर्ज है उसको थोड़ा कवर कर दे, थैंक यू। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, चलो उसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग करोड़ों अरबों साल पहले चले जाते हैं। बिग बैंग थ्योरी है ना, नाम सुना है बिग बैंग थ्योरी का? क्या होती है? नाम सुना, बोले पता नहीं मगर क्या है ना। तो यूनिवर्स जो है, पहले ये है कहा जाता था पूरा एंटायर यूनिवर्स ये एक छोटे से इस कहा जाएगा दाने के जैसे बराबर था, पूरा कॉन्सेंट्रेट, पूरा 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 एंटायर यूनिवर्स, सन, अर्थ, प्लैनेट, सारे के सारे, अब जितने भी बिलियंस ऑफ प्लैनेट आप देख सकते हैं, उसके अलावा भी जो है ये सब के सब सिर्फ इतने से थे, वो है ना, पूरे यूनिवर्स में सब इतना ही था बिग बैंग थ्योरी के अनुसार। और फिर उसके बाद अचानक से इसमें ब्लास्ट हुआ। जब अचानक से ब्लास्ट हुआ तो ये एकदम छोटे 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 पार्टिकल्स के अंदर क्या हुआ, बढ़ गया। ये ब्लास्ट होने के बाद कोई इधर भागा, कोई इधर भागा, कोई इधर भागा, कोई इधर भागा, कोई इधर इधर इधर, सब आड़े टेढ़े भागने लगे, है ना। अब उसमें ऐसा हुआ, फालतू बात नहीं, इधर ध्यान दो। तो अब उसमें ऐसा हुआ कि उसमें से कोई पार्टिकल आगे जाके बड़ा होकर बन गया अर्थ, कोई आगे जाके सन बन गया, है ना। इस तरह से उसमें अलग अलग उसमें फॉर्मेशंस हुए। तो जैसे कि अगर मैं इमेजिन करूं कि एक सन है जो करोड़ों साल से ट्रैवल कर रहा था और फिर बाद में धीरे धीरे उसका मास बढ़ता चला गया सेल मल्टीप्लिकेशन की वजह से, तो मैं कहूंगा कि ठीक है भैया, ये रहा हमारा सन जो बड़ी तेजी से ट्रैवल कर रहा है इधर। सन जो है बड़ी तेजी से ट्रैवल कर रहा है इधर। अब ऐसा है कि एक और पार्टिकल था जो उसके पीछे से आ रहा था, जो उससे मास में कम था, जो उससे मास में कम था। अब मास में कम था तो उस वजह से उसकी स्पीड कैसी थी, ज्यादा थी, तो वो ज्यादा स्पीड से दर करके स्पीड से इधर आ रहा था। तो हमने देखा कि ये वो दूसरा पार्टिकल जो बड़ा होकर बन गया था अर्थ, और वो तेजी से इस तरफ जा रहा था। ये था वेलोसिटी ऑफ अर्थ, है ना। फिलहाल हमें सन की वेलोसिटी को इग्नोर करना है, हमें क्योंकि सिर्फ सर्कुलर मोशन को स्टडी करना है। मैं देखूंगा कि हम अर्थ की वेलोसिटी को फोकस करेंगे। तो हम कहेंगे देखो, आपका अर्थ तो चुपचाप कहां जा रहा था, आगे जा रहा था, मगर रास्ते में हुआ क्या, रास्ते में उसको कौन मिल गया, सन। और सन की ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत बड़ी थी, दूर तक फैली हुई थी, बहुत दूर तक उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड फैली हुई थी, उसका इलाका फैला हुआ था। उसके अंदर कुछ भी घुसेगा तो वो उससे अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो सिचुएशन ये हुई कि ये भागना चाह रहा था इधर, मगर हमारा जो कहा जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको इस तरफ खींचने की कोशिश करता है, अंदर की तरफ, है ना। फिर उसके बाद इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल जाता है और अर्थ मुड़कर इधर आ जाता है, अर्थ मुड़ के इधर आ जाता है। अभी भी उसके पास वो वेलोसिटी है ना, अभी भी उसके पास वेलोसिटी है, अभी भी वो भागना चाहता है, बट इधर भागना चाह रहा है वो। अर्थ अभी इधर भागना चाह रहा है ना, अर्थ इधर भागने की कोशिश कर रहा है, मगर फिर से क्या होता है कि आपके ग्रेविटी ऑफ सन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन उसको अंदर खींच लेता है कि नहीं। फिर क्या हुआ, तो बोले फिर से ये अपना रास्ता बदल दिया इसने। देखो उसकी स्पीड कम नहीं हुई, अभी भी भागने की कोशिश कर ही रहा है। अब वो इधर भाग नहीं सका तो वो इधर भागने की कोशिश कर रहा है कि नहीं। अब वो इधर भागने की कोशिश कर रहा है,
तो अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इधर इधर है, मगर फिर से आपका ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अंदर की तरफ खींच जाता है। चलो ठीक है, फिर इसका डायरेक्शन मुड़ गया, ये अंदर की तरफ खींचा तो उसको इधर आ गया वो, फिर हमारा अर्थ इधर आ गया, है ना। जब अर्थ इधर आ गया तो ये फिर से भागने की कोशिश कर रहा है इधर, बट हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स ने उसको फिर से अंदर खींच डाला और हमने देखा कि फिर अर्थ गोल घूम के वापस उसकी पुरानी वाली जगह पे आ गया। और ये सिलसिला करोड़ों सालों से चालू है। हर वक्त हमारा अर्थ जो है भागने की कोशिश कर रहा है, सन से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि लगातार ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अंदर की तरफ खींचते जा रहा है, जिसकी वजह से डायरेक्शन उसका चेंज होता जा रहा है ना। तो वो काफी उसके अंदर पकड़ में आ चुका है। जब तक कि यहां पर इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स वीक नहीं होती तब तक ये गोल 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 घूमता ही रहेगा। आई क्या बात समझ में आपको? अब मुझे एक सीधी सीधी बात बता, अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता, अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो क्या ये अर्थ सन के पकड़ में आता था? क्या वो गोल गोल घूम पाता था? नहीं घूम पाता था। तो यहां पर कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो उसको गोल घूमने पे मजबूर कर रहा है। हम कह सकते हैं ना, ये अगर ये फोर्स ना होता तो ये गोल नहीं घूम पाता था, है ना। तो चलो ठीक है, मान लिया कि यहां ग्रेविटेशनल फोर्स एक हीरो की तरह आया और उसको बार बार गोल गोल घुमा रहा है वो। ऐसी सिचुएशन और भी कई जगह पर आती है। इमेजिन कर लो कि आप अगर सपोज करो लद्दाख कश्मीर साइड में रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं और वहां पर अचानक से एक टर्न आता है ना, अचानक से ये टर्न आता है। अब ऐसा है कि आप मान के चलो कि ये सर्दी के मौसम में आप ट्रैवल करें, दिसंबर के लास्ट वीक में इमरान अली सर बोले कि चलो सबकी ट्रिप ले जाते हैं कश्मीर, है ना। तो भैया उन्होंने खुद के खर्चे पे ये तो पॉसिबल ही नहीं है बोले, अरे इमेजिन करने में क्या जा रहा है ना। तो इमेजिन कर लो कि खुद के खर्चे पे उन्होंने सबको आपको बोले ठीक है एक हफ्ते का स्टे, खाना पीना घूमना फिरना सब मेरे तरफ, है ना। तो भैया इमेजिन करने में क्या जा रहा, ठीक है। तो अब सिचुएशन ये आ गई कि अब आप जा रहे हैं और अब यहां रोड है, रोड पे पूरी बर्फ पड़ी हुई है, बर्फ पूरा वो हो चुका है, सर्दी की वजह से पूरा पानी गिरा होगा, नमी आई होगी, उस पर पूरा बर्फ का फॉर्मेशन हो चुका होगा। स्नो नहीं है, बर्फ, आइस। तो अब ऐसा है कि आपको मालूम है आइस काफी स्लिपरी होती है। अब अगर मान लो आप गाड़ी लेकर आ रहे हैं काफी ज्यादा स्पीड से और आप क्या करते हैं, यहां टर्न मारने की कोशिश करते हैं, तो क्या लगता है आपको टर्न मार पाएंगे आप? नहीं मार पाएंगे, है ना। वो आप सीधा उल्टा सीधा भाग जाएंगे आप, है कि धड़ करके गिर जाएंगे उधर जाके खाई में। तो भैया हमने क्या देखा कि अगर आप ये सर्कुलर टर्न पे एक ज्यादा स्पीड से टर्न ले रहे हो तो आप टर्न नहीं ले पा रहे हो, उल्टा आप सीधा चले जा रहे हो, है ना। वहीं अगर सपोज करो यहां पर मैं क्या करता हूं, देखना बर्फ पिघल गई है और जमीन जो पहले के मुकाबले जैसे जितना रहती थी उबड़ खाबड़ जैसा कहा जाएगा, जो एकदम रफ सरफेस जैसा मट्टी का जैसा सरफेस आता है वैसा बन चुका है। पहले मैं जब 60 की स्पीड से आ रहा था तो मेरी गाड़ी स्लिप होकर आगे चली गई थी, मगर अब मैं 60 की स्पीड से आ रहा हूं तो मैं देखता हूं गाड़ी चुपचाप प्रॉपरली टर्न ले रही है। तो अब यहां ऐसा क्या फर्क आ गया कि पिछली बार तो गाड़ी सीधा भाग गई थी, पिछली बार गाड़ी ने टर्न नहीं ली थी, मगर इस बार गाड़ी ने टर्न ले ली आराम से। क्या आ गया? फ्रिक्शन। तो यहां फ्रिक्शन ऐसा रोल पैदा करता है, अगर फ्रिक्शन ना होता तो ये प्रॉपर सर्कुलर टर्न इजीली नहीं ले पाता था और ये गाड़ी फिसल के आगे निकल जाती थी। आपको मालूम होगा, अगर आप में से कोई गया होगा बाय चांस, या फिर कम से कम टीवी में देखा होगा आपने कि भैया वहां यूट्यूब पे देखा होगा कि वो जनरली जो टायर्स है उसके ऊपर एक चेन का पिंजरा लगाते हैं वो लोग, है कि नहीं। तो वहां पर फ्रिक्शन पैदा करने के लिए, जानबूझ के फ्रिक्शन पैदा करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, एक चेन लगाते हैं टायर्स के ऊपर। अब वो चेन लगाने से क्या होता है कि थोड़ा उबड़ खाबड़ हो जाता है वो सिचुएशन, तो अब वहां पर फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है। तो वहां गाड़ियों को इस तरह से लगाते हैं, अपन सादी गाड़ी लेके जाएंगे भाई वहां पर, ये सर्दी के मौसम में खासतौर से तो प्रॉब्लम हो जाती है वहां पे, है ना। अक्सर ऐसे कई सारे लोग देखे गए हैं जो लोग साइंस को फॉलो नहीं करते, यानी साइंस की नॉलेज नहीं रखते, अपनी सादी गाड़ी लेके, बल्कि हल्की फुल्की गाड़ी लेके चले जाते हैं वहां पर और फिर वहां जाके प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। गाड़ी यूं फिसलते हुए आती या फिर एकदम अचानक से चली जाती, कई बार खाई में गिर जाती है ना, बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। तो मैं यहां कहूंगा कि यहां फ्रिक्शन है जिसने हमें गोल घूमने के लिए हेल्प किया।
गोल घुमा ना, ये यहां से टर्न लिया, मतलब हम लोग कहेंगे देखो इतने पार्ट में वो गोल घुमा। तो मैं बोलूंगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण आपने क्या करे, देखे कि वो गोल घूम गया, है ना। अब एक इमेजिन करो सिचुएशन कि भैया अब यहां पर एक पोल है ना, और पोल से एक रस्सी से कोई एक जानवर बना हुआ है ना, बैल बांध लो, कुत्ता बांध लो, ऐसा कुछ भी जो भी बांधना है बांध लो, है ना। अब ऐसा है भैया, समझो इधर बात को, ठीक है, अगर जैसा मान लो बैल है ना, या चलो चलो कुत्ते को पकड़ लेते हैं भाई, नहीं तो हाथ हो जाएंगे कोई लोग। तो भैया एक समझो इधर बात को, अगर हम एक बात करते हैं जैसे एक कुत्ते की जैसे बात करते हैं, अब मान लो तुमने ये रस्सी से बंधा हुआ है और तुमने छेड़ दिया उसको जबरदस्ती, आ बेटा इधर करके ना, अब वो तुम्हारे पीछे लग गया है कि नहीं, अब वो बंधा हुआ है और तुम उसको गोल गोल घुमा रहे, है ना, तुम ऐसा भाग रहे, तो वो ऐसा भागने की कोशिश कर रहा तुम्हारे पीछे, मगर वो जो रस्सी है उसकी वजह से वो सीधा नहीं भाग पाएगा, तो फिर क्या करेगा, वो टर्न हो जाएगा, वो है कि नहीं। अगर रस्सी होती, अगर रस्सी ना होती तो बहुत कुछ हो जाता, है कि नहीं, रस्सी ना होती तो बहुत कुछ हो जाता, बट रस्सी होने के कारण, है कि नहीं, उसने टर्न ले लिया। वो आता है ना जो एक स्पेन में वो कुछ गेम चलता है, वो सांड आता है उधर से, उसको कपड़ा दिखाते हैं यूं, है ना। अब इमेजिन कर लो वो ऐसी सांड आया, तुम उसको कपड़ा दिखा रहे, है ना, वो रस्सी से बंधा हुआ है, यहां से रस्सी से बंधा हुआ है, तुम यहां खड़े रह के उसको कपड़ा दिखा रहे हो, तुमको मारने आ रहा, वो तो भागने आया था सीधा, वो सोचा कि आके तुमको भाई ठोकता इधर से, मगर वो रस्सी थी यहां पर लगी हुई, तो उसकी वजह से वो क्या हो गया, टर्न हो गया, है कि नहीं, ऐसा गोल टर्न हो गया, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लिया इसने यहां से यहां तक के, उसका कर्व पाथ परफॉर्म कर लिया। तो मैं बोलूंगा यहां पर किसने हमें बचाया, तो बोले रस्सी के अंदर पैदा होने वाला टेंशन, टेंशन ने बचाया ना, तनाव। अगर मान लो रस्सी स्प्रिंग के जैसी रहती, उसमें टेंशन नहीं रहता, तो क्या हाल होता, वो तुम्हारे तक पहुंच जाता था, फिर तुम्हारा जैसे इसने कहा फिर टेंशन वाली बात हो जाती थी, है ना। तो बात वही है कि यहां रस्सी के अंदर पैदा होने वाला टेंशन ये एज अ हीरो बन के आया और उसने तुमको बचाया, है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं एक कैटेगरी है फोर्सेस की, जो किसी ऑब्जेक्ट को गोल घूमने पे मजबूर करती है। कभी वो ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्म में आती है, कभी वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के फॉर्म में आती है, कभी वो टेंशन इन द स्ट्रिंग के फॉर्म में आती है, तो कभी वो एटम्स में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो कभी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रूप में सामने आती है। तो ये सारे जो अलग अलग रूप में तुम्हारे सामने आते हैं, उसको कैटेगरी ऑफ फोर्सेस को नाम दिया गया सेंट्रीपिटल फोर्स। एक ऐसा फोर्स विच इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, एक ऐसा फोर्स जो रेडियस के साथ साथ है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल है, फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, एक ऐसे पार्टिकल के लिए जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। और सेंट्रीपिटल फोर्स अगर ना होता, है ना, इन सारी चीजों में जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगा, अगर वो ना होता तो वो ऑब्जेक्ट गोल नहीं घूम पाता। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन के आया था, उसने उसको गोल घुमाया था, और अगर वो ना होता तो फिर वो अर्थ हमारा उसके तरफ रिवॉल्व नहीं कर पाता था। यहाँ फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन के आया था, अगर फ्रिक्शन फोर्स ना होता तो वो गाड़ी कर्व टर्न नहीं ले पाती थी। अगर वो जो कुत्ते को आपने रस्सी से बांधे थे और घुमाए थे आपने, अगर मान लो कि वो रस्सी में अगर टेंशन ना होता, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स ना होता, तो बांधे हो जाते थे अपने। तो भैया हमने क्या देखा कि अलग अलग रूप में आता है, और इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और हम ये भी कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। वो रिस्पॉन्सिबल, उसी की वजह से तो सर्कुलर मोशन हुआ। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना होता तो कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाता था। आई गया बात समझ में? तो चलो उसी के बारे में हमको लिखना है यहां पर। लेट्स सी। सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स।
the force acting along the radius towards the center of the circle for a particle performing circular motion is called as centripetal force. Force acting along the radius towards the center of the circle for a particle performing circular motion is called as centripetal force. ठीक है, तो मैं कहूंगा by न्यूटन्स सेकेंड लॉ, अगर मैं न्यूटन का सेकेंड लॉ फॉलो करता हूं तो किसी भी फोर्स को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब आप सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी आपको क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा। अब आप जैसे कि जानते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना, आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, और एक होता है वी इंटू ओमेगा। ये तीन फॉर्मूले होते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के। तो इसीलिए सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम आर ओमेगा स्क्वायर और एम वी ओमेगा। सिंपली हर जगह एम जुड़ गया है यहाँ पे। ये फॉर्मूला था स्केलर फॉर्म में। अब अगर सपोज करो हमें इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना रहा, इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना रहा तो देखो अब कैसे लिखेंगे, तो भैया वेक्टर एफ सी पी इज इक्वल्स टू माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू आर कैप, यानी या फिर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर, क्योंकि दोनों के दोनों स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ एक लौता वेक्टर क्वांटिटी है, और एम ओमेगा क्रॉस वी था ना वो, कि वी क्रॉस ओमेगा था, ओमेगा क्रॉस वी तो कल पढ़ा था, ओमेगा क्रॉस वी था ना वो, तो एम ओमेगा क्रॉस वी। अब यहां पर देखो निगेटिव साइन क्यों आया है, देखो जब हम लोग देखते हैं कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये इसका रेडियस पकड़ के चलो, तो देखो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स जो है अंदर के तरफ आता है और रेडियस वेक्टर जो है वो बाहर की तरफ आता है ना, रेडियस वेक्टर जो रहेगा वो बाहर की तरफ आएगा। तो मैं यहां लिखूंगा नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट सेंट्रीपिटल force and radius vector are oppositely directed, ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है। फिर उसके बाद हम जाएंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे। अमजद पानी देना है नहीं क्या, बिल्कुल भी। तो भाई देखो प्रॉपर्टीज की बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले इट इज अ रियल फोर्स, ये एक रियल फोर्स है। रियल फोर्स वो फोर्स होता है जिसकी सोर्स का हमें नॉलेज होता है। जैसे कि जब अर्थ घूम रहा था सन के अतराफ तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन से रूप में आया था, ग्रेविटेशनल फोर्स के। जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा था न्यूक्लियस के अतराफ तो सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्म में आया था। जब आपका गाड़ी जा रही थी, टर्न ले रही थी कर्व रोड से, तो उस वक्त फ्रिक्शन फोर्स के रूप में आया था। तो ये सोर्सेस का हमें नॉलेज होता है,
तो ये कहलाता है रियल फोर्स। तो इट इज अ रियल फोर्स, हमें मालूम है कि ये एक रियल फोर्स है। दूसरा, इट इज द कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन। ये सर्कुलर मोशन का कॉज है, यानी कि इसके कारण सर्कुलर मोशन होता है ना। अगर आपका कहा जाएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स ना होता तो कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाता। फिर हम लोग कहेंगे इट अराइजेस इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट अराइजेस इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई भी रियल फोर्स, आपको याद होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस करके हमने पढ़े थे, है ना। जो भी हम लोग मोशन को स्टडी करते हैं कि भैया कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो हम लोग कहेंगे कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। याद दिला दूं, जैसे कि अगर इमेजिन करो हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, है ना, बस में या कोई भी कार में या कोई, है ना, कोई भी चीज़ में, बाइक पे। अब अगर बाइक अचानक से आगे निकलती है तो हमको एक पीछे की तरफ झटके वाला फोर्स लगता है, इमेजिनरी फोर्स, उसको बोलते हैं सूडो फोर्स। ऐसे सूडो फोर्सेस अपने को कहाँ लगते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, है ना। वो फोर्सेस जिसकी नॉलेज नहीं होती सोर्स की अपने को। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सारे वो फोर्सेस होते हैं जिसकी सोर्स की नॉलेज है, जिसको हम लोग कहते हैं रियल फोर्स। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर कहा जाए तो ऐसे एग्जाम्पल्स के तौर पे कौन कौन आता है, जैसा हर एक वो फोर्स जिसका अभी जैसे हम लोग ने देखा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारे के सारे क्या है? रियल फोर्सेस हैं। तो इसीलिए हम लोग ने कहा कि इट अराइजेस इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स for a particle performing circular motion is zero. Work done by centripetal force for a particle performing circular motion is zero. इस चीज का एक्चुअल डिटेल आपको पता चलेगा अगले चैप्टर में, वर्क, एनर्जी एंड पावर। बट फिर भी मैं अभी आपको बता दूं, क्योंकि देखो कभी कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इस जैसे ये यहाँ पर है तो उसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ डायरेक्टेड रहेगा और सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ डायरेक्टेड होता है ना। तो भैया डिस्प्लेसमेंट इधर कैसे, क्या अगर इमेजिन कर ले कि ये तू किसी रस्सी से एक पत्थर को बांधा और गोल गोल घुमा रहा है और अचानक रस्सी यहाँ टूट गई, तो पार्टिकल कहाँ भागेगा? सीधा भागेगा। मतलब इस पॉइंट पे वो कहाँ जाना चाहता था? सीधा। या कहाँ जाने वाला था? सीधा। तो इस पॉइंट पे इसके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये था। वो तो अलग बात है कि रस्सी ने बाद में उसको खींचा लिया अंदर, है ना। अगर वो रस्सी ना होती तो इस पॉइंट पे वो कहाँ जाता? सीधा। उसको जो फोर्स, उसको जो एनर्जी मिली थी वो सब कहाँ ले जा रही थी? उसको सीधा। सेंट्रीपिटल फोर्स उसको अंदर खींच डाला। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ने सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज किया, है ना, उसको आगे पीछे ढकेलने में कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दूसरी बात देखेंगे आप, सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में का एंगल कितना है? 90 डिग्री। आपने पढ़ा होगा वर्क डन का फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ये 9th या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आपने। ये वर्क डन का एक्चुअल फॉर्मूला है। अब मैंने कहा कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो कॉस 90 कितना होता है? 0। कॉस 90 0 होता है। तो ये पूरा का पूरा फिर क्या हो जाएगा? 0। तो इसीलिए कहा गया है कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज 0, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। चलो हुआ, ये डेफिनेशन सभी का हो गया होगा। चलिए फिर हम देखेंगे इसके एग्जांपल्स। Number 1, the earth revolves around the sun
अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड नेसेसरी centripetal force is provided by gravitational force। तो अर्थ जो है रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, और जो जरूरी सेंट्रिपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर हम लोग कहेंगे आगे इसी तरह से, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस एंड द नेसेसरी, मुझे पीछे से बातों की आवाज आ रही है, थोड़ा खामोश बैठे रहें। The electron revolves around the nucleus and the necessary centripetal force is provided by electrostatic force of attraction। और necessary centripetal force कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। थर्ड एग्जाम्पल, अ कार टेक्स अ सर्कुलर टर्न ऑन अ कर्व्ड रोड। कार जो है एक कर्व्ड रोड पे सर्कुलर टर्न ले लेती है, एंड the necessary centripetal force is provided by force of friction between road surface एंड टायर्स ऑफ व्हीकल। तो वो जो जरूरी सेंट्रिपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड सरफेस एंड टायर्स ऑफ द व्हीकल। ओके, एंड द फोर्थ एग्जाम्पल, a stone tied by a string and whirled मतलब ऐसा गोल गोल घुमा रहे in horizontal circle the necessary centripetal force is provided by tension in the string। जरूरी सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। जो धागे में का तनाव है वो आपको जरूरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। लिख लो फटाफट पूरा। इधर का हो गया, ये नीचे का उसके वेक्टर फॉर्म वाला। ये सारे एग्जाम्पल्स आ रहे हैं सेंट्रिपिटल फोर्स के, वैसे तो बहुत सारे और भी आते हैं, बट दिस मच इज़ इनफ, क्योंकि ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं अलग अलग चैप्टर्स में।
कभी कभार मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्म में भी आता है। प्रॉपर्टीज हुई। प्रॉपर्टीज किसी की बाकी है? चलो बहुत जल्दी करो। अगला आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? पढ़े तो होंगे आपने, 9th और 10th में पढ़े होंगे ना आई थिंक। अवे फ्रॉम द सेंटर, अ फोर्स विच इज एक्टिंग अलॉन्ग रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। पूरा डेफिनेशन वही है, बस टुवर्ड्स की जगह अवे आएगा। मैं आपसे जैसे जानना चाहूँगा कुछ एग्जाम्पल्स इसके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स कि हाँ भाई यहाँ हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखा है। हाँ, ओह शिट, दरवाजा खोल दे बेटा था। खोल दे पूरा। हाँ, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एनी? नहीं, ब्लेड्स तो चिपके हुए हैं उसमें, ऐसा कुछ तो था नहीं। सोहन तू करते है भैया, वो बेचारा उठते आ रहा बार बार। हाँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। ये तो गोल घुमा रहा तो बस देख, कोई भी चीज गोल घूमने के कारण उसको फोर्स बाहर की तरफ फील होता है, मतलब वो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जाम्पल। जैसे कि तुम अगर आनंद सागर गए कि कभी? वाह वाह, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। तो आनंद सागर में एक नाग झूला था, याद है तुमको? नाग झूला, वो उसमें जैसा एक चेन से ऐसा लगा रहता था और वो नाग जैसा बना हुआ था, उसमें सीट्स रहते थे और उसमें आप बैठते थे, तो वो ऐसा फैल जाता था, मतलब गोल गोल घूमता था, फिर बाद में उस चेन उसके ऐसे पुल होते थे बाहर की तरफ। तो वो जो नाग झूला है उसमें जो बाहर की तरफ ऐसा पुल आता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आता है। चलो वो छोड़ो,
अब जैसे कि आपने कभी वो देखे होंगे कि जैसा जब मक्खन निकालते हैं, वो जनरली कोई तो भी एक मिक्सचर रहता है ना, जिसमें क्या बोलते हैं, मलाई को जमा करके उसको बाद में से घोटते हैं, क्या बोलते हैं गर्ल्स? आपको तो मालूम होना चाहिए ना। नहीं बोले, हमको कुछ नहीं मालूम। आज के ज़माने में बॉयज़ को पकवान के बारे में ज़्यादा मालूमात रहती। हाँ तो घी तो निकालते, मगर वो मिक्सचर को क्या बोलते हैं एक्चुअली? वो मलाई रहती, और मलाई को ऐसा घोटते, शायद से ऐसा कुछ तो भी रहता है ना। और जब उसे घोटते ऐसा, तो उसके अंदर जो मक्खन रहता है, जो मोटा सेडिमेंट्स रहते हैं मक्खन के, वो वेसल के किनारे पे जमा हो जाते हैं। और बटर मिल्क, ए बेटा चैन से बैठ, जूते खाएंगा तू। जो बटर मिल्क रहता, जिसको छाछ बोलते हैं, वो सेंटर में जमा हो जाती क्योंकि वो लिक्विड रहता। तो जब आप उसको ऐसा घोटते यूँ, वो घोटनी से, तो वो जो मोटा मोटा रहता उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता, अब वो बाहर की तरफ ऐसा फेंके जाता, और वेसल के वो जो किनारे दीवार रहते उसके वेसल जो भी रहे बर्तन, तो उसकी दीवारों पे चिपक जाता। दाल में भी कुछ ऐसा होता है, दाल है ना खिचड़ा, तो दाल में जब किसी को मतलब ऐसा कि ज़्यादा कुछ लोगों को रहता है कि मोटी दाल जैसा खाने का वो रहता है, भाई दाल मोटी होना चाहिए, तो उसमें दाल का पानी वो सेपरेट करते हैं। तो उसके लिए भी वो लोग क्या करते हैं, इस तरह से जब दाल बनाते हैं कुकर में, फिर उसके बाद उसको बर्तन में डाल के उसको ऐसा घुमाते घोटनी से, तो दाल के जो मोटे मोटे सेडिमेंट्स रहते हैं तो उनको लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और फिर उसके बाद वो उधर दीवार की तरफ, मतलब वही जो वेसल का जो वॉल रहेगा उसकी तरफ वो जाके चिपक जाते, और फिर बीच में पानी बचता, बस उसको अलग कर लेते। फिर वो जो बची हुई दाल रहती है ना, उसको ही पका के ऐसा सर्व करते हैं। मतलब जिनको भाई मोटी दाल खाना है या कुछ एक अलग पकवान बनाना है, आई थिंक उसका वो इस्तेमाल करते हैं। चलो वो छोड़ो, आपने मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल होता है ना। आपने टेस्ट ट्यूब में वो क्या करते हैं, वो ब्लड लेते हैं, और उसमें ब्लड को के कुछ जो पार्ट्स रहते हैं, जो भी उसके अंदर सेडिमेंट्स रहते हैं, जिस जनरली मैं जहाँ तक जानता हूँ WBC शायद से, तो वो एक सेंट्रीफ्यूज में रखते हैं, वो जोर से गोल गोल घूमता है, और उसमें से वो पार्ट अलग होता है, ब्लड का कुछ पार्ट, और फिर वो ब्लड का जो वो पार्ट को अलग करके वो आपके बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड चीज़ें रहती है बहुत ज़्यादा, तो ये आपको सेंट्रीफ्यूज कहते हैं, नाम ही जिसका सेंट्रीफ्यूज है, वहाँ मेडिकल फील्ड में यूज़ किया जाता है। वो एग्जैक्ट क्या चीज़ है होती है वो अलग, वो मुझे मालूम नहीं है, वो डिपेंड, कोई मेडिकल फील्ड वाला ही बता सकता है वो। तो वहाँ पर भी आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इतनी जगहों पे आप देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ आते रहता है ना। तो उसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हमको पढ़ना है अभी, तो चलिए पढ़ते हैं उसके बारे में। देखो इधर, इधर ध्यान दे, बातों में बिजी मत रहो। द फोर्स एक्टिंग अलोंग रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर of the circle for a particle performing circular motion is called as सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके तो नेक्स्ट, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, तो वो आता है mv² अपॉन r mr ओमेगा स्क्वायर
एम वी ओमेगा, वही फॉर्मूला आता है जो कि आपके सेंट्रीपिटल फोर्स का आता है ना। तो पूरा वही फॉर्मूला है, मगर वेक्टर फॉर्म में खेल बदल जाता है। इन वेक्टर फॉर्म सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला रहेगा mv² अपॉन r इंटू आर कैप प्लस इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर वेक्टर r प्लस m v क्रॉस ओमेगा। बोले भैया ऐसा खेल क्यों आ गया? भाई सिंपल सी बात है इसकी कि देखो भाई, अब जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देखो रेडियस वेक्टर, अगर ये पार्टिकल है तो रेडियस वेक्टर बाहर की तरफ रहेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बाहर की तरफ रहता है, तो दोनों का डायरेक्शन कैसा रहेगा? सेम रहेगा। और अब हम देखेंगे कि भैया डायरेक्शन सेम होने के कारण यहां माइनस साइन नहीं आया, तो बोले वो सीक्वेंस क्यों बदल गई ओमेगा क्रॉस वी का? जरा खुद देखो आप राइट हैंड रूल के जरिए कि देखो ऊपर की तरफ वेलोसिटी रहती है, ओमेगा इधर रहता है। चलो दोनों को देख लो ऐसा एक साथ, वेलोसिटी ऊपर, ओमेगा इधर। तो अगर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ है तो सीधे हाथ को आप ऐसा मोड़ो तो पहले कौन मिला? v, और बाद में कौन मिला? ओमेगा। या लॉजिकली आप ऐसा समझो कि भैया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो डायरेक्शन है सेंट्रीपिटल फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट है, तो ये सीक्वेंस तो पलटना लाजमी है। ओमेगा क्रॉस v क्या हो जाएगा? v क्रॉस ओमेगा। इसीलिए इस तरह से आया। फिर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते अपन। सबसे पहले इट इज अ सूडो फोर्स, ये एक किस्म का सूडो फोर्स है, रियल फोर्स नहीं है ये सूडो फोर्स है, इमेजिनरी। इसको सोर्स अपन नहीं जानते, कोई भी चीज़ है। इवन जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है ना, अगर मैं इस हाथ को ऐसा तेजी से गोल घुमाऊंगा तो क्या होगा? पेन इस तरह से रेडियली आउटवर्ड्स बाहर निकल जाएगा अपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। तो इसीलिए इसका सोर्स क्या है? मैं बोलूंगा ये कौन सा सोर्स था? ग्रेविटेशनल फोर्स था क्या? नहीं। कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था क्या? नहीं। बोले कोई नॉलेज नहीं है, तो इसीलिए इट इज अ सूडो फोर्स। दूसरा, इट इज इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर मोशन का इफेक्ट है। मतलब ये हुआ कि इसके कारण, सर्कुलर मोशन के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया है ना। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण कौन आया? सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया है ना। अगर सर्कुलर मोशन है तो वहां क्या फील होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जनरली मैरी गो राउंड करके आता है, जनरली स्कूल्स में होता है मैरी गो राउंड करके, है ना। एक वो गोल गोल घूमने वाला आता है, बच्चे खड़े रहते और गोल गोल घूमता है ना। उसके अंदर अगर मान लो कि तुम्हारा कोई दोस्त है, लड़के लोग करते रहते तमाशे, है ना, वो दोस्त उस पर खड़ा है और 2-3 लड़के मिलकर जोर जोर से घुमाते उसको। वो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि भैया वो ऐसा हवा में उड़ता है, बाद फेंक जाता दूर, है कि नहीं। तो ये ऐसा सिचुएशन आती। और एक बार तो मेरे को खुद का एक्सपीरियंस हुआ था, बस में जा रहे थे हम, तो भैया अच्छा हुआ बस खाली थी, तो मैं लेफ्ट साइड की सीट पे बैठा हुआ, वो 2 सीटर वाली आती ना, वहाँ पे बैठा हुआ। अब वहाँ खामगांव से आ रहा मैं, और एक टर्न आता शेगांव की तरफ। तो जो आए होंगे उनको मालूम होगा, खामगांव से एक टर्न जाता शेगांव, फिर आता बालापुर इधर। तो खामगांव से आ रहा मैं शेगांव की तरफ, अचानक कुछ तो भी एक्सीडेंट हो रहा था बीच सामने। तो ड्राइवर ने क्या किया, अचानक से टर्न लिया था लेफ्ट में, है ना। मैं पूरा रोल होते हुए धड़ करके गया सीधे राइट वाली खिड़की पे, फिर यूं जो पहले लेफ्ट वाली खिड़की पे नज़ारे देखा था वो राइट पे आ गया मैं, है ना। तो भैया ये यहाँ आप देखेंगे मैं इतना रोल होते हुए लेफ्ट से कहाँ चले गया, राइट पे। तो वो उसके पीछे का कारण क्या था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था। तो उसका एक्सपीरियंस तो मैंने बहुत पहले कर लिया था, पढ़ा अभी। लगा दिमाग तेरा, लगा दिमाग। तो इट इज द इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। अब क्योंकि ये सूडो फोर्स है, तो ये कहां अराइज होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैं लिखूंगा इट अराइजेस इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
नोट्स है ना, बता देंगे। चलो फिर इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। बटर फ्रॉम द बटरमिल्क is separated using centrifugal force. The constituents of blood from it is separated using centrifugal force, etc. लिख लो। फिर चलो एग्जांपल्स लेंगे इस पे बेस्ड। An object of mass 100 grams move around circumference of circle of radius 2 meters with constant angular speed 7.5 radian per second. Compute number 1 linear speed and number 2 force directed towards center। तो एकदम बेसिक वाले से शुरू करेंगे। क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले मास दिया गया है
100 ग्राम, रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर्स, एंगुलर स्पीड दिया गया है 7.5 रेडियन पर सेकेंड। और आपसे क्या क्या पूछा गया है? सबसे पहले पूछा गया है लीनियर स्पीड, फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स पूछा गया। देखो जो पहली चीज़ पूछी गई v, वो तो इजीली निकल जाएगी यूजिंग द फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा। तो r की वैल्यू कितनी है 2, ओमेगा कितना है 7.5, तो वो कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ v, है ना। अब रही बात सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने के लिए मेरे पास बहुत सारे फॉर्मूले, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम बी ओमेगा, जो आपको सबसे आसान लगा वो यूज़ करो। मेरे को जो एम बी ओमेगा थोड़ा आसान लग रहा है क्योंकि भाई सब मल्टीप्लिकेशन वाले फैक्टर्स हैं, है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, एम वी ओमेगा, ना कोई डिवीजन में है ना ही कोई स्क्वायर में है, इजीली काम हो जाएगा। तो बोले मास कितना है? तो बोले मास 100 ग्राम है, यानी कि 100 ग्राम को क्या लिख सकते हैं आप? 10⁻⁻1 किलोग्राम, है ना। 100 × 10⁻³ किलोग्राम, तो 10⁻⁻1 किलोग्राम। और v कितना है आपके पास? 15। और ओमेगा कितना आपको दिया हुआ है? 7.5, 7.5। देखो कितना आता फिर ये 1.5 भी बोल सकते हैं आप इसको, या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं 1.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5, यानी कि 3/2 मल्टीप्लाई बाय 7.5। करो उसको मल्टीप्लाई, क्या आ रहा देखो, बताओ आंसर उसका करो, या एम वी स्क्वायर अपॉन आर से करो, उससे आसान जा रहा है क्या? ठीक है, वो चलते हैं अपन वहाँ से जाते हैं। अगर ये वाला इस्तेमाल करते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर, शायद यहाँ से आसान जा रहा है। मास की वैल्यू 10⁻⁻1 है, v का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर 225, r कितना है 2 है, हाँ ये आसान है। तो ये हो जाएगा 225 का आधा क्या हो जाएगा? ये चलो इसको 22.5 बना देंगे पहले, और फिर 2, तो 22.5 का आधा क्या हो जाएगा? 11.25, तो ये हो जाएगा 11.25 न्यूटन, है ना। तो ये यहाँ से आसान रहा लिटरली, तो 11.25 न्यूटन। इससे भी वही आंसर आता था नो डाउट, ये ज़्यादा आसान था। 11.25 न्यूटन लिख लीजिए। A car of 2000 kilogram rounds a curve of radius 250 meters at 90 km/h. Compute its first thing angular speed, फिर उसके बाद सेकेंड थिंग इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, थर्ड थिंग इज
सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ स्पीड को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको मीटर पर सेकंड में। स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दी गई है, उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करके। वेरी गुड। तो सबसे पहले गिवन चीज़ों को लिख लेते हैं अपन सॉल्यूशन में। मास तो आपको दिया हुआ है 2000 किलोग्राम्स, आप उसे 2 × 10⁻³ किलोग्राम भी बोल सकते हैं। रेडियस आपको दिया हुआ है 250 मीटर्स। रही बात स्पीड की, तो 90 किलोमीटर पर आवर, उसको 90 × 5/18 करा जाएगा तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आई थिंक 18 5 90 होता है, तो ये 5, तो यानी कि हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, इजंट इट? तो ये 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब ये मेरे पास सारे फैक्टर्स आ गए, m आ गया, r आ गया, v आ गया। अब मेरे को एंगुलर स्पीड निकालना है। तो सबसे पहले मैं एंगुलर स्पीड निकालने के लिए जाऊंगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे v/r, क्योंकि v इज इक्वल टू r × ओमेगा होता है, तो ओमेगा इक्वल टू v/r। तो v की वैल्यू कितनी है? 25, और r कितना बेटा? 250, इजंट इट? तो फिर आप लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा? 0.1 रेडियन पर सेकेंड, है ना, क्योंकि वो 1/10 हो जाएगा ना, तो 0.1 रेडियन पर सेकेंड, ये पहला आ गया। अब दूसरी बात, आपको क्या निकालना है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूले मेरे पास आते हैं। एक आता है v²/r, एक आता है r × ω², और एक आता है v × ओमेगा। इस बार मुझे लगता है कि v × ओमेगा कैलकुलेट करना सबसे ज़्यादा आसान है ना, क्योंकि डायरेक्ट सिर्फ ओमेगा को v से मल्टीप्लाई करना है। ओमेगा भी आसान नंबर है, 0.1 है, इजीली हो जाएगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, v × ओमेगा। सबको समझ में आया मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि सबसे आसान है वो। v की वैल्यू 25 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। 25 मल्टीप्लाई बाय 0.1, 2.5 सेंटीमीटर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आए हम आखिरी हिस्से पे। आखिरी हिस्सा क्या कहता है? सेंट्रीपिटल फोर्स निकालो। ये तो बहुत आसान हो जाएगा कि आपको सिर्फ मास को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करना है। आप mv ओमेगा से भी कर सकते हैं, v ओमेगा की वैल्यू ऑलरेडी मालूम है आपको। तो मास को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से करना पड़ता है। तो मास कितना है? 2 × 10⁻³ × 2.5, तो 2 × 2.5 आप सभी लोग जानते हैं कितना होगा? 5 × 10⁻³ न्यूटन, 5000 न्यूटन, 5 किलो न्यूटन, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये आ गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। आई बात समझ में आपको? प्लीज कॉपी दैट। ये वाला प्रॉब्लम सभी का हो गया ना? A coin is kept at a distance 10 centimeter from
the center of turntable of radius 1 meter just begins to slide when the turntable rotates at a speed of 90 rpm. Calculate coefficient of static friction. इधर ध्यान दो बेटा. Calculate coefficient of static friction between coin and turntable. टर्न टेबल क्या होता? एक ऐसा टेबल जिसको आप रोटेट कर सकते हैं. वो डिशेस को आप ऐसा गोल घुमाते हैं, वो आजकल वो चलता है ना, बताता है यूट्यूब पे, उस पर यूं करता सट के फैल जाते हो. तो ऐसा कुछ टर्न टेबल है जिसको रोटेट कर सकते हैं आप उसके सरफेस को. चलो उसको इमेजिन करते हैं हम लोग डायग्राम से. हम लोग ऐसा इमेजिन करेंगे कि चलो ये टर्न टेबल है जो कि एक डिस्क के फॉर्म में है और ये यहां से इसका स्टैंड आ रहा है. ठीक है, ये इसका सेंटर रहेगा, टर्न टेबल का सेंटर रहेगा जिसके अतराफ इधर ध्यान दे रहे गोल घूमेगा. अब देखो बेटा इधर कि ये रहेगा रेडियस इसका टर्न टेबल का, जो कि कितना दिया हुआ है, कैपिटल आर, जो कि कितना है 1 मीटर है ना. रेडियस ऑफ द टर्न टेबल कैपिटल आर इक्वल्स टू 1 मीटर. और एक कॉइन रखा गया है. कॉइन कहां रखा गया है बेटा? एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टर्न टेबल. मतलब मान के चलो कि एक कॉइन यहां पर रखा हुआ है, ये यहां पे, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर. तो मैं कहूंगा ये जो आपको डिस्टेंस यहां बताया गया है स्मॉल आर, वो कितना है, 10 सेंटीमीटर. अब एक बात लॉजिकली हम जानते हैं कि जब टर्न टेबल रोटेट करेगा तो ये जो कॉइन है ये परफॉर्म करेगा सर्कुलर मोशन, है ना. ये कॉइन क्या करेगा, परफॉर्म सर्कुलर मोशन. और हर गोल घूमने वाली चीज को क्या फील होता है, क्या फील होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना. तो इस कॉइन को बाहर की तरफ क्या लगेगा, मतलब इसको बाहर की तरफ क्या लगेगा, ऐसा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा. ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको लगातार बाहर खींचने की कोशिश कर रहा है या ना, है ना. मगर उसके बीच का जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो क्या करेगा, उसको बचा के रखेगा, है ना. तो हम कहेंगे कि देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो बाहर खींचने की कोशिश कर रहा है मगर वो उसको बचा के रखेगा. जिस वक्त सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉइन और टेबल के बीच के लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा उस वक्त कॉइन हल्का सा सरकेगा. और उसने वही सिचुएशन के बारे में पूछा है आपसे. देखो क्या पूछा हुआ है. A coin is kept at a distance of 10 centimeter from the center of the turntable. एक कॉइन को रखा गया at a distance of 10 centimeter from the center of the turntable of radius 1 meter. ये टर्न टेबल का रेडियस 1 मीटर है, हमको उसका कोई लेना देना नहीं है. तो बोले टर्न टेबल का रेडियस नहीं, हमको इसका रेडियस चाहिए था, तो 1 मीटर है. जस्ट बिगिंस टू स्लाइड. देखो ये खास आपका पॉइंट पे आप फोकस करेंगे. अगर जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, अगर जब कोई ऑब्जेक्ट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड होता है तो वहां पर फ्रिक्शन जो जनरेट होता है वो कौन सा होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन.
व्हेन द टर्न टेबल रोटेट्स एट अ स्पीड ऑफ 90 आरपीएम, यानी क्या दिया हुआ है, लीनियर फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 90 आरपीएम, उसे सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे 90/60 आरपीएस, यानी कि 3/2 आरपीएस, या उसको हर्ट्ज भी बोल सकते हैं अपन। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। हमने कहा कि भैया सिंस द कॉइन जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, कॉइन जो है सिर्फ स्लाइड होने की शुरुआत उसने किया है, तो हम कहेंगे कि उसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कॉइन और सरफेस के बीच के लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। अच्छा बोले ठीक है, मान लिया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, आप यूज करेंगे mr ओमेगा स्क्वायर वाला। अरे नहीं सर mv स्क्वायर अपन, अरे बेटा ओमेगा दिया हुआ है ना, ओमेगा कहां दिया सर, n है, n दिया हुआ है यानी ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा इक्वल्स टू 2πn होता है ना, तो बोले इसीलिए मैंने ये वाला लिया फॉर्मूला। और लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यूएस इनटू नॉर्मल रिएक्शन, है ना। अब यहां नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा, वेट के बराबर ही होगा कॉइन के, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, तो मैं यहां लिखूंगा भैया mr ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यूएस इनटू mg, सिंस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू mg। फिर आगे क्या होगा, m और m हो जाएगा कैंसिल। अपने को निकालना क्या है इसमें मेन, म्यूएस, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर म्यूएस इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। म्यूएस क्या हो जाएगा, r इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। अब r बोले तो कौन सा r, रेडियस किसका, कॉइन का, कॉइन गोल गोल घूम रहा है ना उसका रेडियस, तो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को आप लिख सकते हैं 10⁻⁻1 मीटर, है ना, 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स, तो जो क्या हो जाएगा 10⁻⁻1 मीटर्स, ठीक है। ओमेगा कितना है, तो बोले वो 3/, ओमेगा तो बोले निकालना पड़ेगा। आप ओमेगा को, एक काम करता हूँ, रुको मैं पहले वो उसको कन्वर्ट कर देता हूँ मैं, 2πn का होल स्क्वायर अपॉन जी, तो फिर ये हो जाएगा r 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन जी, तो फिर आप लिखेंगे देखो म्यूएस इज इक्वल्स टू, हाँ अब डालो r की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻1, 4 इंटू पाई की स्क्वायर की वैल्यू 9.87 होती है अप्रोक्सीमेशन में, n का स्क्वायर यानी कि 9 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 4, 3/2 का स्क्वायर 9/4 हो जाएगा ना, अपॉन g की वैल्यू 9.8। देखो अप्रोक्सीमेशन में आप इनको कैंसिल कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन के चलते उनको कैंसिल कर सकते हैं। फिर ये 4 और 4 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो म्यूएस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.9, बस इतना हो जाएगा, है ना, 0.9 कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। समझा गया भैया, r ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, r ओमेगा की 2πn, उसका स्क्वायर लेंगे तो 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन जी, r की वैल्यू डाले 10⁻⁻1, ये 4 जैसे कि वैसी, पाई का स्क्वायर 9.87 होता, n का स्क्वायर, n की वैल्यू 3/2 है, इसका स्क्वायर 9/4 हो जाएगा, और ये 9.8 अप्रोक्सीमेशन में इसको कैंसिल किए, और फिर ये तो डायरेक्टली कैंसिल होता, फिर उसके बाद 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1 क्या बचा 0.9, और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता, तो इसीलिए इट इज ऐसे ही लिखा गया। थैंक यू बेटा। देखो ये हो गया, अब सुनो इधर मेरी बात गौर से, कल प्रिसाइसली हम लोग 8:30 बजे इंशाल्लाह लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे, और मैं प्रोबेबली 10 बजे तक के छोड़ूंगा, ये 1-2 हफ्ते के लिए, 1-1.5 हफ्ते के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इनका पोर्शन कवर करना है 12th वालों का, तो उसके लिए मुझे 10 बजे से उनका लेक्चर स्टार्ट करना है। तो फिर भैया आपको ये बात का ध्यान रखना है, कल से आपको एग्जैक्ट 8:30 बजे तक के आना है। 8:30 बजे मैं इंशाल्लाह लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा, और वहीं से 1.5 घंटा का सेशन चलेगा अपना 10 बजे तक। 15 मिनट का एक गैप रहेगा आपके लिए सर के आए तक के, 15, जब तक कि आप उसकी गैप के अंदर जनरली बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा DPPs या जो भी मॉड्यूल है उसके क्वेश्चन सॉल्व करते बैठे रहें, डिस्कस कर लो आपस में यहाँ पर क्या है कैसे सॉल्व करते, तो ठीक है। कल होमवर्क क्या रहेगा आपका, रिमेनिंग 15 क्वेश्चन पेपर किसके, अरे हाँ हाँ, दिन कौन सा है कल, नहीं उससे कब बोला मैंने, 1 तारीख को, 1 तारीख कब आ रही, कल ही है क्या, अरे क्या बात है,
कल मुझे क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्यूशन चाहिए, देखते हैं कल का दिन कौन सा है, फ्राइडे। चलो ठीक है, थोड़ा एक्सटेंशन देता हूँ, मुझे सैटरडे तक का टाइम दिया मैंने, सैटरडे